Hello everyone, welcome back to the channel. तो लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन की टॉपिक नंबर 7 को स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं, उनकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी कि हम जब रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन को दो मेथड से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आइदर चार्ज दी डेप्रिसिएशन टू दी एसेट अकाउंट और या फिर हम उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। अब मैंने उसकी जनरल एंट्रीज आपको समझाई, फिर मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन कराई कि आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट के अंदर। अभी डेप्रिसिएशन का अकाउंट लेजर अभी हम बनाने हैं, अभी वो पेंडिंग है हमारा। अभी हमने सिर्फ बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करना है वो देखा है। आज की क्लास में थ्योरी पोर्शन अभी हम नहीं करेंगे, थ्योरी पोर्शन हम लास्ट में कवर करेंगे, थ्योरी हम बिल्कुल बाद में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट ऑन डेप्रिसिएशन एसेट सोल्ड से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। अगर कोई एसेट आप खरीदते हो बीच में या कोई एसेट आप सेल करते हो तो उसकी डेप्रिसिएशन का किस तरीके से इम्पैक्ट लेना है वो समझते हैं। और आज के इसके बाद हम समझेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जिसमें मैं आपको फिक्स्ड परसेंटेज और डब्ल्यूडीवी के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, अगर हम कोई एसेट को ऐड करते हैं इन द मिडल ऑफ द ईयर, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि अगर हम परचेज करते हैं इन द मिडल ऑफ द ईयर तो उसके डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हमें किस तरीके से लेना है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एन एडिशन ऑफ कैपिटल नेचर विच become part of existing asset is depreciated over its estimated useful life। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी एसेट जो कैपिटल नेचर की अगर आप उसको ऐड करते हो तो उसको डेप्रिशिएट करना है जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से। Rate of depreciation is given with words per annum and date of purchase of asset is given. Depreciation is calculated from the date of purchase to the last date of accounting period। अगर आपको रेट गिवन है पर एनम के साथ एंड आपको डेट ऑफ परचेज गिवन है तो आपको क्या करना है, डेट ऑफ परचेज से लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे, सब स्क्रीन पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एसिड, हमारे पास एक एसिड थी जो पहले से चलती आ रही थी, ठीक है, उसको अभी हम भूल जाते हैं। हमने एक एसिड नंबर 2 जो कि जिसकी डेट ऑफ परचेज थी लेट सपोज 1 अगस्त 2023 परचेज करी, और हमें पता है कि हमारा साल जो खत्म होगा वो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। तो वो पॉइंट कह रहा है कि आपको जो डेप्रिसिएशन है इस एसिड नंबर 2 पे जो कि आपने ये यहाँ पे परचेज करी है, इस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। दिस विल बी योर डेट ऑफ परचेज एंड टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है जहां पे वो खत्म होता है वहां तक आपको आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट समझ आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है वो, हम अभी एसेट परचेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे वो कहता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज given without words per annum depreciation calculated for full year irrespective of the date of purchase। ऊपर वाला पॉइंट कहता था कि आपको रेट पर एनम वर्ड के साथ गिवन है और डेट ऑफ परचेज गिवन है। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि आपको रेट पर एनम वर्ड के साथ गिवन ही नहीं है, या पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, सॉरी, रेट गिवन है बट विदाउट दी वर्ड पर एनम, तो आप डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए ही अप्लाई कर दोगे, आपको डेट ऑफ परचेज को कंसिडर करना ही नहीं है। If question says depreciation is charged for full year when new asset is purchased, then charge depreciation for full year respective the date of purchase। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है कि आप पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाओ तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन ही भगवान है, आपको क्वेश्चन की माननी होगी और आपको पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट है। अगर कोई भी एडिशन होता है कैपिटल नेचर का तो उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से। अगर रेट पर एनम वर्ड के साथ गिवन है तो डेट ऑफ परचेज से लेके अकाउंटिंग पीरियड जहां तक होता है वहां पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर रेट गिवन है विदाउट दी वर्ड पर एनम तो आप पूरे साल के लिए लगाओगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको पूरे साल के लिए लगाना है तो आप पूरे साल के लिए लगाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगी। अगर कोई एसेट सेल हो रही है तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगना है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टिल द डेट ऑफ सेल। सेम चीज है, सेम जैसे भी पुराना एग्जांपल समझा वैसे ही समझते हैं कि अगर कोई एसेट है जो हमने सेल कर दी, लेट्स सपोज कि अगर मैंने एसेट सेल करी है ऑन द डेट ऑफ, लेट्स सपोज मैंने 31 जनवरी 2024 को मैंने
एसिड को सेल करा है। अगर मैंने ये एसिड सेल करी है तो 1 अप्रैल 2023 से मुझे 31 जनवरी 2024 तक का डेप्रिसिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। यही वो पॉइंट कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन द एसिड सोल्ड इज अप्लाइड फ्रॉम द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टू दी अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग फ्रॉम दी डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टिल दी डेट ऑफ सेल। जहाँ से हमारा साल शुरू हुआ था और जहाँ पे हमारी एसिड सेल हो रही है वहाँ तक हम लगा देंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है फुल ईयर के लिए तो डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए लगाना है, क्वेश्चन ही भगवान है। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड डेप्रिसिएशन नॉट टू बी चार्ज ऑन एसिड सोल्ड देन नो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज। भाई क्वेश्चन ने जो कहा वो तो करना ही करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, हम डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जहाँ से स्टार्ट होता है टू द डेट ऑफ सेल वो लगा देंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जब हमने पीछे पढ़ा कि हमें मेथड कौन से अप्लाई करने हैं फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो वो उसके साथ अगर कोई भी एसेट सेल या परचेज हम कर रहे हैं तो उसमें हमें किस तरीके से डेप्रिसिएशन को लगाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आते हैं अब अगले पॉइंट पे जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन को लगाना किस तरीके से है, हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं मेरे दोस्तों। दो मेथड में एक आता है SLM जिसको फिक्स परसेंटेज या ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है WDV जिसको फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो मैंने ये सारे वर्ड्स क्यों लिखे इस मेथड्स के, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या बोलता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हम ज़्यादातर क्या रटते हैं, SLM WDV, SLM WDV नहीं, SLM का एक और नाम है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, WDV के दो और एडिशनल नाम है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस एंड रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो SLM से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो आप लोग बहुत अच्छे से पूरा साल पढ़ के आए हो तो ये तो रिवीजन वीडियो है, तो जस्ट मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। SLM क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर रिमेन सेम व्हेन अनलेस देयर इज अ एडिशन और डिलीशन इन द एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है पूरे साल, जब तक हर साल सेम रहता है जब तक कोई भी एसेट डिलीट या परचेज नहीं करी हो। अब इसका डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है, सिंपल है, जितनी भी एसेट की कॉस्ट है उसकी जितनी भी रिलाइजेबल वैल्यू है उसको उसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर 1,80,000 की कोई एसेट है जो हमें 25,000 वापस देने वाली है और उसका 10 साल का डेप्रिसिएशन है, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 1,80,000 जो कि उसकी कॉस्ट है, 25,000 जो कि उसकी रिलाइजेबल वैल्यू है अपॉन उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, ये उसका एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर वन पर्टिकुलर ईयर। अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है, जनरली SLM मेथड से आपको रेट कैलकुलेट करने के लिए आएगा। ऑल्दो WDV का भी मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, लेकिन आपको रेट SLM मेथड से ज़्यादा आता है क्योंकि WDV थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इनटू 100, तो आपको रेट मिल जाएगा। जितना भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया है और जितनी भी आपकी कॉस्ट थी उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेट आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपका डेप्रिसिएशन आता है 34,000 रुपये एंड आपकी कॉस्ट 3,40,000 रुपये है, तो आप डेप्रिसिएशन को ऊपर लिखोगे और नीचे कॉस्ट को लिखोगे और इनटू 100 कर दोगे तो 10% आपका डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो अब करते हैं एक इलस्ट्रेशन, सिंपल सी हमारी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन क्या बोलती है, इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन कहती है XYZ लिमिटेड bought a machinery for 1,80,000 on 1st April and 20,000 are spent on its installation. Its estimated useful life is 5 years. Its realizable value at the end of the estimated useful life is 10,000. Determine the amount of annual depreciation and the rate of depreciation. The book of accounts are closed on 31st March every year. वो बोल रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको सिंपल सा क्या करना है, आपके पास 1,80,000 की एक एसेट है जो कि आपने परचेज करी है 1 अप्रैल 2023 को, जिसपे 20,000 रुपये आपने इंस्टॉलेशन पे खर्च करे। तो अब ये इंस्टॉलेशन के खर्चे का हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन है। तीसरा, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू गिवन है। और वो हमें मांग क्या रहा है, एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और वो बुक्स क्लोज होने के लिए बता रहा है कि बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाती है। अब इस 20,000 का हमें क्या करना है, ये 20,000 क्या मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे यस सर, ये मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्योंकि ये मशीनरी को इंस्टॉल करने में हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट यूज़ के लिए जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो पहले हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी।
तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी मेरी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो जाएगी मेरी 1,80,000 प्लस 20,000, यानी कि 2 लाख रुपए मेरी क्या हो जाएगी, मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हमें रिलाइजेबल वैल्यू गिवन है, रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू मुझे गिवन है ₹10,000। ठीक है। क्या मुझे यूज़फुल लाइफ गिवन है, हाँ जी मुझे यूज़फुल लाइफ गिवन है। यूज़फुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर। क्लियर है। अब मैं निकाल देता हूँ एनुअल डेप्रिसिएशन, जो क्वेश्चन की पहली डिमांड है, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रिलाइजेबल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करोगे तो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 38,000 रुपीज़। अब उसने साथ में मांगा है क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना था। तो हमने बोला था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। तो ये मेरा रेट आ जाएगा, क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा अगर आप निकालोगे तो 19%। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इलस्ट्रेशन सिंपल थी, समझ आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एसएलएम मेथड से रिलेटेड है उनको पढ़ते हैं और ये एसएलएम मेथड को यहाँ पे क्लोज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम एवरी ईयर, हर साल सेम रहेगा अनटिल अनलेस कोई एडिशन या कोई डिलीशन हो। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। इफ एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर दैट पार्ट ऑफ ईयर फॉर विच एसेट इज यूज्ड। If asset is sold during the year, depreciation is charged up to the part of the year it is remained in the use till the date of sale। तो ऊपर ऑल्दो हम पढ़ के आए हैं कि एसेट अगर परचेज या सेल होती है तो क्या करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई एसेट परचेज होती है तो जितने पार्ट के लिए, पीरियड के लिए वो परचेज या बिजनेस में यूज हुई है उस साल उतने के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड सेम अगर कोई एसेट बीच में सेल होती है तो जितने पीरियड के लिए उसे सेल करा है, जितने पीरियड के लिए उसे यूज करके सेल करा है सॉरी, उतने पीरियड के लिए हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो ये थी हमारे एसएलएम मेथड। उसके बाद हमारा आ जाता है रिटर्न डन वैल्यू मेथड, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। एंड फिर आएगा हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एंड उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन क्लोज हो जाएगा। एंड फिर हम उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करिएगा। ठीक है। मैंने एक इलस्ट्रेशन कराई, आपको एसएलएम मेथड कराया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए टू एसेट सोल्ड और एसेट परचेज से रिलेटेड। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। थ्योरी हम सबसे लास्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।